नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया, जिससे कि उस विधेयक पर, उस बिल पर संयुक्त संसदीय समिति विचार कर अपना मत व्यक्त कर सके, अपना सुझाव दे सके, जिससे कि संसद में उस विधेयक पर या उस बिल के प्रपोजल्स पर, ड्राफ्ट पर जो प्रस्तावित चीजें हैं, प्रावधान हैं, उन पर मत भिन्नता के बजाय एक मत तैयार किया जा सके। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू मेक कंसेंसस across the political parties so that the bill can be passed in the parliament without any major difference among the political parties। तो संसदीय समितियों में ये संयुक्त संसदीय समिति क्या है? What is this joint parliamentary committee? इसी पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और अपनी इस चर्चा में, अपने इस डिस्कशन में देखेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज कैसे बनती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां विशेष रूप से दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थायी समितियां, और दूसरा एडहॉक कमेटीज अर्थात अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट, वो सदैव विद्यमान रहेंगी। ठीक है, समय समय पर उनके सदस्यों का चुनाव होता रहता है, नॉमिनेशन होता रहता है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी कक्षा में स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में। फिर आते हैं एडहॉक कमेटीज। एडहॉक कमेटीज का मतलब हुआ अस्थायी समितियां, और अस्थायी समितियां क्या होता है? अस्थायी होती है मींस नॉन परमानेंट होती हैं, अर्थात किसी विषय विशेष पर जब कोई मत की आवश्यकता है, अर्थात किसी विषय विशेष पर या किसी बिल पर, विधेयक पर हमें संसद में मान लो कोई विरोध हुआ, तो अब उस पर कैसे एक मत हुआ जाए, क्या संशोधन किए जाएं जिससे कि वह विधेयक पारित कर किया जा सके, बिल पास किया जा सके। इन सभी उद्देश्यों से, मतलब अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं। अब इनका स्वरूप जो है बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जेपीसी और दूसरा है सेलेक्ट कमेटी। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और सेलेक्ट कमेटी मतलब सेलेक्ट कमेटी या विशिष्ट समिति। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में अंतर होता है, लेकिन चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, अभी ड्राफ्ट बिल दिया गया, इसके पहले अडानी वाले मामले पर, अडानी का हिडनबर्ग वाला जो मामला था, उस मामले पर भी जेपीसी का गठन किया गया था। इसलिए पहले हम लोग जेपीसी पढ़ेंगे और फिर किसी दूसरी क्लास में सेलेक्ट कमेटी भी पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का किस प्रकार कंपोजिशन होता है, अर्थात इसको कैसे गठित किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, कि यह जो है संसद द्वारा ही गठित की जाती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, किसी विषय विशेष पर, स्पेशल उद्देश्य के लिए। जैसे कि आप किसी विधेयक पर बहुत विस्तार पूर्वक जांच पड़ताल करना चाहते हैं, जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड के विधेयक पर किया जा रहा है, तो ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। अब इसके मेंबर्स कहां से आएंगे? तो इसके मेंबर्स में खास बात ध्यान रखना है, पक्ष और विपक्ष
पार्टी इन पावर और अपोजिशन पार्टी दोनों के मेंबर रहेंगे, प्लस लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य भी लिए जाएंगे। जैसे जब आप तुलना करोगे इसकी तो क्या मिलता है आपको, ज्यादातर संसदीय समितियों की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही पाई जाती है, ऐसा ही पाया जाता है कि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य, क्योंकि नाम ही है उसका संसदीय समिति। तो संसदीय समिति में संसद सदस्य आएंगे और संसद सदस्य आएंगे तो संसद के दो जो है हाउस हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से सदस्य आते हैं। और संसद जो है पक्ष और विपक्ष, ठीक है, दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए दोनों के मेंबर भी इसमें लिए जाते हैं। हाँ, एक विशेष बात है, याद रखना है, कभी भी इनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती। याद रखेंगे कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज नॉट फिक्स्ड। अब ये कैसे काम करते हैं तो देखिए, पहली बात यह है, अच्छा अब जब निश्चित नहीं है संख्या तो कौन निर्णय करेगा, तो संसद द्वारा इस बात का निर्णय होता है कि कितने सदस्य कहां कहां से लिए जाएंगे, कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से। जैसे अभी जो वक्फ बोर्ड के लिए बनाई गई है उसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 लिए जा रहे हैं राज्यसभा से। और जैसे ही वह विषय विशेष या का कार्य समाप्त होता है, इस पार्लियामेंट्री यानी कि संयुक्त संसदीय समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है, ये समाप्त हो जाती है। अब इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं वह क्या होती है, संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी रिकमेंडेशंस आए हैं, मान लो वक्फ बोर्ड पर तमाम सारी रिकमेंडेशंस आए, तो भी ध्यान रखना है कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि संसद विधेयक को, बिल को पास करते समय उन्हें फॉलो करे, उनको एकोमोडेट करे, उनको शामिल करे। ठीक है। अब जो है एक और विशेष बात होती है इसके पावर्स की। तो सबसे पहली बात आप जान लें, चूंकि यह संसदीय समिति है तो हो सकता है किसी विषय की जांच पड़ताल करने में इसे किसी इंडिविजुअल को, किसी संगठन को, किसी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष या किसी संगठन को, एसोसिएशन को, या कोई पब्लिक बॉडी है, सार्वजनिक निकाय है, कोई भी है, उसे समिति को बुलाने का अधिकार है। अगर वह पक्ष है तो भी, उसमें पक्षकार नहीं है तो भी, मतलब वो इंटरेस्टेड पार्टीज है तो भी, नहीं है तो भी। और बुलाने के मामले में सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से उन्हें बुला सकती है। जिन्हें बुलाएगी उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और उनसे जो भी प्रश्न किए जाएंगे उन प्रश्नों का जवाब उन्हें देना होगा। यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सामान्य रूप से यह भी पाया जाता है कि इन समितियों में मंत्रियों को किसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया जाता है, लेकिन अगर उनसे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो स्पीकर से, लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति के पश्चात मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। देख लीजिए, यहां लिखा है विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है। द जेपीसी कैन सीक इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड कॉल द मिनिस्टर्स। लेकिन ध्यान रहे, सामान्य रूप से मंत्रियों को नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन किसी ऐसी आवश्यकता के कारण जब यह जरूरी हो जाए कि उन्हें बुलाना है तो किसकी परमिशन लेनी होगी, लोकसभा के अध्यक्ष की। याद रखिएगा, स्पीकर रहेगा। ठीक है, स्पीकर रहेगा, ये याद रखना है कि स्पीकर ही रहेगा। राज्यसभा का चेयरमैन से परमिशन नहीं लेनी है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी मैं आप सबको बता दूं, पढ़ाऊंगा वैसे जब संसदीय समितियां भी, तो आपको वहां भी बताऊंगा, लेकिन यहां मैं एक संदर्भ के रूप में आपको बता देना चाहता हूं। जो भी संसदीय समितियां बनती हैं उन्हें मुख्यतः यह माना जाता है
कि वे सारी की सारी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के नियंत्रण में ही होती हैं, उन्हीं के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अब जो है यह जो भी मामला इसके समक्ष है उससे संबंधित मौखिक ओरल या रिटन एविडेंस मांग सकता है, बुला करके उनसे पूछताछ भी कर सकता है, तो मौखिक हो गया, और लिखित रूप में भी उनसे मांग सकता है। तो ये जो है बेसिकली क्या हो गया, इसका क्या कहते हैं, शक्तियां। अच्छा, एक और बात है, मान लीजिए किसी को बुलाया जाए और वो ना जाए, तो नहीं जाएगा तो इसे संसद की अवमानना माना जाएगा, जेपीसी की नहीं, संसद की। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, इसे संसद की अवमानना माना जाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये बनता है कि अब ये फैक्ट है, प्योर फैक्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, कि अब तक कब कब और कितने मामलों में संसदीय समिति के रूप में संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है। तो आप देखेंगे बोफोर्स स्कैंडल, ये एक ऐसा स्कैंडल था जिसके कारण राजीव गांधी जी की सरकार को जाना पड़ा था। हर्षद मेहता का जब स्टॉक मार्केट स्कैंडल हुआ 1992 में, फिर केतन पारीख ने 2001 में मार्केट में स्कैम किया, यानी कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तब बनाई गई। सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड के मुद्दे पर 2003 में बनाई गई। 2G स्पेक्ट्रम केस 2011 जिसमें ए राजा और कनीमोजी पर केस चला था, उन पे। फिर VVIP चॉपर स्कैम, चॉपर की खरीदारी हुई थी, उसमें बनाई गई। फिर लैंड एक्विजिशन पर 2012 में, NRC पर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप पर 2016 में, फिर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया, इस पर फिर इसे रोक ही दिया गया। फिर अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। इसके साथ साथ मई में एक और जो है बनाई गई थी समिति, जो कि अडानी के मामले पर थी, याद रखिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अडानी ग्रुप, जिसमें अब ध्यान दीजिए एक और आपके सामने फैक्ट आ रहा है। अडानी ग्रुप के मामले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसमें आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे मॉनिटर कर रहा है, और जो है जो भी मामला आएगा स्टॉक मैनिपुलेशन वगैरह का, उस पर देखा जाएगा। हालांकि आपको सबको पता है कि इस समिति द्वारा कुछ विशेष नहीं पाया गया, और अभी फिर से हिंडनबर्ग ने फिर से अडानी के लिए वही सब बातें कही, और अब इस बार तो बहुत बड़ा स्कैम किया। स्कैम मैं कह रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा, उस प्रकरण को भी बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर। स्कैम हिंडनबर्ग ने किया कि सेबी के चेयरपर्सन के संदर्भ में ही कह दिया कि वो अडानी ग्रुप से मिली हुई हैं, और आपको पता है जिस दिन उनकी रिपोर्ट आई, पूरी दुनिया को लगा कि आज तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। शेयर मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि मार्केट को, यानी कि इन्वेस्टर्स को, और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, सबको पता है कि हिंडनबर्ग किसके कहने पर हिडन एजेंडा चला रहा है। मैं लेकर के आऊंगा ये स्टोरी भी जॉर्ज सोरोस की, बहुत जल्दी जॉर्ज सोरोस की जांच पड़ताल करेंगे हम लोग। और जॉर्ज सोरोस जो है वो कोशिश में लगा है पिछले रिजीम से ही मोदी जी के, कि कैसे इंडिया को बर्बाद किया जाए। जिस दिन से इंडिया 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, जॉर्ज सोरोस के निशाने पर है। बात करेंगे हम लोग इस पर भी। खैर, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संदर्भ में इतनी ही बातें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना भी जरूरी है, ध्यान रखें। और एक विशेष बात मित्रों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते जाएं, क्योंकि मुझे दिखता है मोर देन half of the people are watching my video but they are not subscribing the channel. Please subscribe the channel also. धन्यवाद। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं।